Hello everyone. How is everyone doing? Everyone is doing fine? Okay. Good. माइक्रो एनकैप्सुलेशन। देखो माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या है। माइक्रो से आप समझ लो छोटा छोटा कुछ है, इसमें रिलेटेबल टाइनी से है। टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हमारे एनकैप्सुलेट हैं कैप्सूल्स के या किसी फॉर्मेशन शेल्स के अंदर बंद है। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइनी पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स होंगी। कोई भी हमारा एक्टिव ड्रग है, एक्टिव ड्रग सब्सटेंस को उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम उसको लाइक पार्टिकल साइज उसका टाइनी पार्टिकल्स ले लेंगे या ड्रॉपलेट फॉर्म्स में ले लेंगे, किसी भी फॉर्म्स में लेके जो माइक्रो साइज का होगा, ठीक है, उसको हम एक शेल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। शेल जो होगा शेल के अंदर कर देंगे। तो उससे हम क्या बना सकते हैं, हमारे माइक्रोस्फेयर्स हैं, माइक्रो कैप्सूल्स हैं और माइक्रो पार्टिकल्स बोल सकते हो, उसको कुछ भी बोल सकते हो आप। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि माइक्रोस्फेयर्स और माइक्रो कैप्सूल्स दिखते कैसे हैं, उनका अपीयरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो ये हमारे माइक्रोस्फेयर्स हैं। ये एक मैट्रिक्स में हमारे पार्टिकल्स एनक्लोज्ड हैं, अंदर बंद है, ऐसा आप सोच सकते हो समझने के लिए। फिर वहीं पे हमारे कैप्सूल्स हैं, एक शेल होता है, शेल के अंदर हमारे माइक्रोस्फेयर्स होते हैं या फिर जिसमें मैट्रिक्स में हमारे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे देखो माइक्रोस्फेयर्स ऐसे दिखते हैं और माइक्रो कैप्सूल्स ऐसे होते हैं। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं पूरे को। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें पार्टिकल्स अंदर बंद कर दिए गए या इनक्लोज कर दिए जाएं, उन्हें माइक्रोस्फेयर्स बोलते हैं। और वहीं शेल्स कर दिया जाए शेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कैप्सूल। अब इसका पार्टिकल साइज रेंज क्या होता है, एक मिनट, अगर हमें देखा जाए इसका पार्टिकल रेंज क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल है ना उसका साइज क्या होता है, या तो 1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होगा और सेवरल 100 माइक्रोमीटर्स तक चला जाता है ये। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होके 100 माइक्रोमीटर्स तक इसका साइज रेंज जा सकती है। फिर इसका एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज से याद रखो, एडवांटेज हम जो यूज़ करने वाले हैं, हमारा इस माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है, हमें क्या फ़ायदा मिलता है इससे। एक तो देखो कंट्रोल्ड रिलीज़ है हमारी, हम उसको सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में दे सकते हैं या फिर डिलेड ड्रग रिलीज हो सकता है उसके थ्रू, जिससे क्या होगा हमारी जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है वो इंक्रीज हो जाती है, अच्छे तरीके से वो एक काम कर सकता है। हमारा प्रोटेक्शन होता है, हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको शील्ड कर देते हैं। किसी भी ड्रग को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचा सकते हैं, जिसमें हमारा लाइट है, ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है, कुछ भी है, उसको हम शील्ड कर देंगे, हमारी ड्रग कवर्ड रहेगी। तो एक तरीके से हम अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वहीं टेस्ट और ऑर्डर मास्किंग में आपने सुना होगा कि पेशेंट कंप्लायंस या अनप्लेजेंट टेस्ट हो या स्मेल हो, उसको भी हम ना माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू मास्क कर सकते हैं। टारगेट हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी साइट्स पर पहुंचाना है, तो वहाँ पे पहुंचाने के लिए टारगेट डिलीवरी है हमारा। साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, एक लिमिट होती है एक्सपोजर की कि इतने समय तक ही वो एक्सपोज होना चाहिए या फिर उसका एडवर्स इफेक्ट कम शो होगा। स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। शेल्फ लाइफ जो है अनस्टेबल ड्रग की, या कोई भी अनस्टेबल ऐसा ड्रग है जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसलिए भी हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन काम आता है। डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज में सबसे पहला है, अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन है, आपको स्मॉल पार्टिकल्स लेने, उनको इनकॉर्पोरेट करना है एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में या फिर किसी तरीके से। तो आप खुद सोचो, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। आपको इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसे ही आप नॉर्मली नहीं बना सकते उसको। तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, एक्सपर्टीज़ जो इनको जानते हो, इनका माइक्रो एनकैप्सुलेशन को बनाना और तरीका पता हो उनको, तो अब उसको भी पर्सनल हैंडल्स के लिए भी आपको चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। जब आपके कन्वेंशनल फॉर्म्स होते हैं ना, जो डोजेज फॉर्म होती है, उससे ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगती है। इसका प्रोडक्शन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। स्केल अप चैलेंज, थोड़े इश्यूज आते हैं। जैसे आप लैब से इंडस्ट्रियल स्केल पे जाओगे ना, थोड़ा सा लैब्स में तो आप एक सोचो कि इतना पार्ट आपको करना है, और इंडस्ट्रियल स्केल पे सोचो आपको पूरा इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, बहुत बड़े स्केल पे काम करना है। तो वहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं। तो एक तरीके से हमारा स्केल अप छोटे लैब से निकल के अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक चैलेंजिंग फैक्टर है हमारा। रिस्क ऑफ बर्स्ट रिलीज, चांसेस हैं कि डोज डंपिंग हो जाए। डोज डंपिंग में एकदम से चांसेस हैं कि कुछ केसेस में होता है कि हमारा एकदम से ना, जो हमने माइक्रो एनकैप्सुलेशन
करके जो बनाए थे, ठीक है, वो एकदम से रिलीज आउट हो जाए आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या कि कुछ कुछ केसेस में होता है, हर किसी में नहीं। रेगुलेटरी हर्डल्स, कभी कभी क्या होता है, जो इसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉर्मुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें थोड़े से ना लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं थोड़े बहुत, कि हाँ कैसे कैसे इसको फेस किया जाए, कि कैसे हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो वो भी हमारा रेगुलेटरी हर्डल भी हमारा एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब है हमारा माइक्रोस्फेयर्स, ठीक है। माइक्रोस्फेयर्स ना हमारे स्फेरिकल शेप में होते हैं, जो पार्टिकल्स होंगे वो स्फेरिकल शेप में होंगे और स्मॉल्स होंगे, बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे। आप फ्यू माइक्रोमीटर्स या माइक्रोमीटर से कुछ साइज़ में होते हैं, उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, उनका साइज़ रेंज जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। वहीं पे क्या करेंगे हम, एक्टिव इंग्रेडिएंट को, उसमें एक पॉलीमर मैट्रिक्स है, अभी दिखाया था हमने माइक्रोस्कोप, या एक मैट्रिक्स है, पॉलीमर मैट्रिक्स है, उसमें हमने टाइनी टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स जो हैं अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के, उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए या फिर हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उस या तो कोर शेल सिस्टम हो सकता है, जैसे कोर शेल सिस्टम है ना, उसमें कर दिए तो हमारे माइक्रोस्फेयर्स बन जाते हैं। अब माइक्रोस्फेयर्स के पार्ट्स हमारे मैट्रिक्स सिस्टम में होते हैं और रिजर्वॉयर सिस्टम में। मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो ड्रग है होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे पॉलीमर मैट्रिक्स में, और लाइक होमोजेनाइज फॉर्म में होगा, ठीक है। हमारा जो ड्रग है वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, पूरे पॉलीमर मैट्रिक्स में। इसमें कोई डिस्टिंक्ट कोर शेल सेपरेशन नहीं होता, कोर शेल से कोई सेपरेशन नहीं होगा। रिजर्वायर में क्या होगा, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, वो एक कोर बनाएगा किसके, पॉलीमर शेल से, पॉलीमर शेल से बनाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्म होगा। जैसे हमारा थोड़ा सा शेल डिग्रेड होना शुरू होगा ना, जो आउटर लेयर है शेल की, वो डिग्रेड होने शुरू होगी धीरे धीरे, तो उससे क्या होगा, हमारे जो ड्रग है वो डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में रिलीज होगा। और रिजर्वायर में एक तरीके से, रिजर्वायर्स के ऐसे आप याद कर सकते हो, या फिर एक पॉइंट आपके दिमाग में रह सकता है कि रिजर्वायर्स होते हैं ना जिसमें स्टोर करते हैं हम पानी, ऐसे रिजर्वायर सिस्टम है। तो यहीं पे हमारा क्या है, एक पॉलीमर शेल है, पॉलीमर शेल के अराउंड एक कोर है, ठीक है, वो पॉलीमर शेल के सराउंड करता है, उसके अंदर हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। और क्या होगा, जब हमारा कोई भी शेल डिग्रेड होना शुरू होगा या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस में जाएगा, तभी हमारा बॉडी में ये रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इनका मैकेनिज्म जो है डिफ्यूजन कंट्रोल से होता है, ठीक है। हमारी ड्रग धीरे धीरे क्या करेगी, रिलीज करेगी। जैसे ही हमारा जो पॉलीमर है वो स्वेल्ड हुआ, ऐसे था और ऐसा हुआ, तो क्या होगा, स्वेल होने के बाद वो बर्स्ट करेगा या फिर इरोड हो जाएगा, तो इसके अंदर से जो है ड्रग जो थी वो धीरे धीरे रिलीज आउट होना शुरू होगी। रिलीज आउट होने के बाद जो हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड वे में निकलना शुरू होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम ही रैपिड हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे होगा, पॉलीमर मैट्रिक्स से धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होता है, ग्रेजुअली रिलीज होता है। एप्लीकेशन हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब भी कभी हमें इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस बनानी हो तब हम यूज़ करेंगे, कभी हम ओरली जब हम एडमिनिस्टर करते हैं कोई टैबलेट, उसको सस्टेन रिलीज देनी है, तब हम इसको यूज़ करेंगे माइक्रोस्फेयर्स को। इनहेलेबल सिस्टम जो है, जो हम जैसे कुछ इनहेल करते हैं या लंग्स तक हमें पहुंचाना है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू या उसके सिस्टम के थ्रू, तो हम तब यूज़ कर सकते हैं उस सिस्टम में। और हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है, जैसे ये सारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ना, वो एक टारगेट ड्रग डिलीवरी भी हो सकता है। हमें स्पेसिफिक साइट पे या हमें स्पेसिफिक बॉडी साइट पर अपनी ड्रग पहुंचानी है, तब भी हम इस सिस्टम को या फिर माइक्रोस्फेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे माइक्रो कैप्सूल्स, हमने फिगर में देखा था ना, एक तरीके से माइक्रोस्फेयर के सराउंड्स में कोर शेल होता है, लाइक कैप्सूल टाइप का आप सोच लो, कैप्सूल में हमारा माइक्रोस्फेयर्स कैप्चर्ड है, ठीक है। माइक्रो कैप्सूल हमारा सब टाइप है माइक्रोस्फेयर का, जिसमें क्या होता है, कोर शेल स्ट्रक्चर साथ में होता है। हमारी जो ड्रग है वो एनक्लोज रहती है एक पर्टिकुलर शेल में, जैसे प्रोटीन मैट्रिक्स हो गया या पॉलीमर मैट्रिक्स है, पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर हमारे माइक्रोस्फेयर्स हैं, उसके बाहर हमने एक शेल यूज़ कर लिया, उसको उसमें इनक्लोज कर दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो एक तरीके से आप ना क्लियर सेपरेशन देख सकते हो दोनों में, सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट सराउंडिंग और जो हमारा कोर है उसमें क्लियर सेपरेशन होगा वहाँ पे। इसका जो रिलीज होगा वो परमेबिलिटी ऑफ द शेल से कंट्रोल करेगा,
जो रिलीज मैकेनिज्म है वो कैसे कंट्रोल होगा, हमारा जो शेल है उसकी परमेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोल होगा। फिर क्या करेगा, वो अलाउ करेगा, या तो कर देगा इमीडिएट रिलीज या फिर डिलेड रिलीज। दोनों डिपेंड करता है हमारा ड्रग का डिज़ाइन क्या है। हमारे ड्रग के डिज़ाइन पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारे ड्रग का डिज़ाइन डिलेड रिलीज वाला है कि थोड़ा लंबे समय, एकदम इमीडिएट रिलीज ना हो, थोड़ा टाइम डिले हो, तो वहाँ पे डिलेड रिलीज बनाया जाएगा। और जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे इसको स्पेसिफिक साइट पे या स्पेसिफिकली रिलीज जल्दी होना है, इमीडिएटली रिलीज करना है, तो वो इमीडिएट ड्रग डिज़ाइन होगा हमारा। आप इसको कॉमनली कहाँ यूज़ कर सकते हो, हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होगा, टेस्ट मास्क में यूज़ करेंगे। टॉपिकल एप्लीकेशन के टाइम पे हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। हम जैसे कोई भी टॉपिकली एप्लीकेशन के लिए क्रीम बनाते हैं, सोचो जस्ट इमेजिन आपने कोई क्रीम बनाई और वहाँ पे आपको अपना ड्रग रिलीज शो करना है। हमारी जो ड्रग है वो सॉल्युबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्फेयर्स में कन्वर्ट करके उसको हम माइक्रो कैप्सूल्स में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, वो बन गया। वो बनने के बाद क्या करेंगे, हम उसको मिक्स कर देंगे अपनी जो भी फॉर्मुलेशन है, तो हम उसको डायरेक्टली हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम टॉपिकली एप्लीकेशन के टाइम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा कंट्रोल रिलीज इम्प्लांट है ना, वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे हमें चाहिए कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे इसको ज़्यादा लंबे समय तक ना देना पड़े या फ्रीक्वेंट डोजिंग ना हो, वहाँ पे हम इम्प्लांटेशन के टाइम पे कंट्रोल रिलीज यूज़ कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में जब हमें फ्लेवर्स या वाइटमिन्स यूज़ करने हो, इनकैप्सुलेट करने हो, तब हम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में स्लो रिलीज़ हो, फर्टिलाइज़र एकदम से ना रिलीज़ हो और वो अपना साइड इफ़ेक्ट्स ना शो करे, तब यूज़ कर सकते हो। कॉस्मेटिक है, जैसे फ्रेगरेंस है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपना मास्किंग भी कर रहे हैं ना, मास्किंग करने से हम उसको कॉस्मेटिक में यूज़ कर लेंगे। कहीं ना कहीं तो हमें यूज़ करना है। अगर हमें फ्रेगरेंस चाहिए किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में, या हम उसको एक्टिव स्किन केयर इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं कॉस्मेटिक में, तो वहाँ हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं माइक्रो कैप्सूल्स को। ठीक है, वहीं पे आता है हमारे माइक्रो पार्टिकल्स। अब हमने जैसे उसमें पढ़े थे माइक्रोस्फेयर्स, माइक्रो कैप्सूल्स, वहीं हमारे माइक्रो पार्टिकल्स आते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स, जहाँ माइक्रो है वहाँ आपको ये तो समझना ही पड़ेगा स्मॉल है सब, तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं हमारे, जिनकी रेंज जो हो सकती है, इसकी रेंज है 1 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर साइज़। ठीक है, इनका साइज़ 1 से 1000 तक हो सकता है। और हमारी ये दोनों कैटेगरी में आते हैं, या दोनों कैटेगरी में रिलाई करते हैं, हमारे माइक्रोस्फेयर्स में भी और माइक्रो कैप्सूल्स में भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनका कोई स्पेसिफिक कोर शेल स्ट्रक्चर नहीं होता। आप उसको नहीं बोल सकते कि ऐसा स्ट्रक्चर है या फिर स्फेयर में है, कुछ भी नहीं। आप उनका शेप भी अलग देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं होता, शेप चेंज रहती है। आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, अब देखो माइक्रो पार्टिकल्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो अगर हमें कोई भी ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को मॉडिफाई करना है, या उसकी रिलीज प्रोफाइल के बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग एक्टिंग देखना है, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड एक्शन देखना है किसी भी ड्रग डिलीवरी का, तो वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ानी हो, किसी की स्टेबिलिटी कम हो, तो हम वहाँ माइक्रो पार्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट करके उसकी स्टेबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। और टारगेट डिलीवरी सिस्टम में हमारा वही है कि हमें स्पेसिफिक बॉडी साइट पे टारगेट करना है या किसी वहाँ पे पहुँचाना है हमें, तो हम उसके टारगेट बेसिस पे वर्क करेंगे। अब अगर आप देखो जैसे नॉन फार्मास्यूटिकल्स है ना, अगर फार्मास्यूटिकल्स के बाहर देखो, पेंट्स में, कोटिंग्स में, जैसे कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है माइक्रो पार्टिकल्स हमारे सिर्फ फार्मेसी में यूज़ हो रहे हैं या फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रहे हैं, नहीं, फार्मास्यूटिकल्स के बाहर भी यूज़ होते हैं। अब कुछ ना मेथड्स हैं हमारी, जैसे अगर हमें माइक्रो इनकैप्सुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें हमारी थोड़ी इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, कुछ इनोवेशंस हुई थी, उन टेक्निक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे क्या करो, आप ना अपनी ड्रग को कोट कर दो, या फिर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको स्मॉल कैप्सूल्स में कर दो। इस तरीके से ना एक इनोवेटिव टेक्निक है, आप अपनी ड्रग है ये है, उसके बाहर आप एक कोट कर दो, कुछ भी कोट कर दो बाहर से, ये हमारा एक अलग से हो गया। छोटे सब माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, उसके बेसिस पे कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एक्टिव एजेंट है, उसको हमने कैप्सूल्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया है उस तरीके से। उससे क्या होगा, हम ये सब कर तो रहे हैं, कुछ फ़ायदा होगा। एक तो देखो प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारी ड्रग को प्रोटेक्शन होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टमक में एसिड जो होता है वो ज़्यादा जल्दी उसको
ख़त्म कर देता है या फिर एकदम से उसको पहुंचने नहीं देता स्पेसिफिक साइट पे, तो चांसेस है उसकी भी। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी ड्रग को, ख़राब नहीं होने देता। रिलीज कंट्रोल फॉर्म में होता है, प्री डिटर्मिन्ड रेट के बेसिस पे या सिस्टमैटिक बेसिस पे देखा जाए हमारा थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कराने के लिए। अगर देखो सबसे अच्छी बात है कि हम इसको जो चीज़ काम कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अगर हमें इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी देखनी है, इसका ऑब्जेक्टिव थेरेप्यूटिक बेसिस पे है, तो वो होना चाहिए, वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, इससे हो जाता है अचीव। तो इसलिए भी हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, यूज़ करते हैं। और एनकैप्सुलेशन का अगर देखा जाए सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट होता है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी, और बायो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एनकैप्सुलेटेड एजेंट्स हैं उनके बायो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखोगे जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक पे ये हमारे एडीएमई को इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म रेट पे भी इसका इफेक्ट शो होता है। ठीक है, अब देखो जो कुछ यूनिक प्रोसेसेस हैं उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड में आता है स्प्रे ड्राइंग। ठीक है, स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है हमारा, देखो स्प्रे ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है, हम देखो ये दो मटेरियल है, हमारा कोर मटेरियल है, हमारा वॉल मटेरियल है। कोर मटेरियल में और वॉल मटेरियल में जैसे पॉलीमर हो गया, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, होमोजेनाइज़र में डालेंगे। होमोजेनाइज़र क्या करेगा, इनको एक साथ करके एक इमल्शन फॉर्म बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, इमल्शन भी बना सकता है, सस्पेंशन भी बना सकता है। जब इमल्शन और सस्पेंशन बनता है, उसको मिक्सचर को क्या करेगा, एक ऐसे हॉट एयर चैम्बर में ना स्प्रे कर देगा। हॉट एयर चैम्बर में जैसे ही स्प्रे करेगा तो जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो सॉल्वेंट था वो इवापरेट हो जाएगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा, हमारे जो सॉलिड माइक्रो कैप्सूल्स हैं उनको पीछे छोड़ जाएगा। फिर यहाँ से हॉट एयर आएगी, यहाँ से स्प्रे करेगा, जो हमारे ये क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स बन गए। एक तो देखो इसका एडवांटेज ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है। लार्ज अगर स्केल प्रोडक्शन पे देखा जाए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, तो ये स्केलेबल है हमारा। और इसकी एफिशिएंसी जो है, हाई एनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी है इसकी। बस इसका एक ही लिमिटेशन है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, हमारी जो हीट सेंसिटिव ड्रग है ना, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं, वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उसमें क्या है, उन ड्रग्स को ये थोड़ा सा डिग्रेड कर सकता है या ख़राब कर सकता है। बस इतना सा एडवांटेज है कि आपको इसका जल्दी सब कुछ हो जाएगा, बट लिमिटेशन क्या है, आपको हीट मेंटेन रखनी है, जो इसमें हीट पहुँचानी है ना, उसका एक लाइक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट होना चाहिए ड्रग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब है हमारा कोएजर्वेशन को हम फेज सेपरेशन भी बोलते हैं, कि इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो पॉलीमर है अपने आप को सेपरेट कर लेता है सॉल्यूशन से, मतलब सॉल्यूशन से ही अलग कर लेता है, और क्या करेगा, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना उसको जाके सराउंड कर लेगा, सॉल्यूशन से अलग होकर, और एक्टिव इंग्रेडिएंट के आसपास जाके वो बैठ जाएगा, सराउंड कर देगा। इससे क्या होता है, सेपरेशन हमारा दो तरीके, कुछ लाइक इंड्यूस कैसे होगा, हमारा सेपरेशन होगा टेम्परेचर के थ्रू, पीएच चेंज जब होगा, या कोई ऐसा नॉन सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तब हमारी फेज सेपरेट हो जाती है। ये इसका एडवांटेज ये है, जैसे हमारे कुछ हीट सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं ना, जो हाई टेम्परेचर में यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए सूटेबल है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हो इसको, पर्टिकुलर फेज सेपरेशन को। बट इसका लिमिटेशन ये है कि अगर आपको यूनिफॉर्म कोटिंग करनी है ना, वो नहीं हो पाती, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और इसके लिए ना प्रोसेसेस के बाद जब प्रोसेस पूरा हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है, तो सॉलिडिफाई हो जाता है शेल। ठीक है, उसमें हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग को सॉलिडिफाई करना पड़ता है शेल को। तो इसमें लिमिटेशन यही आता है, यूनिफॉर्म कोटिंग थोड़ा चैलेंजिंग होती है कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या कोटिंग जो है वो प्रॉपरली हो पाए, ऊपर नीचे ना हो, उसके बेसिस पे वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है हमारा, लिमिटेशंस वही आ जाती है, कोटिंग प्रॉपर नहीं होती। फिर हमारी पैन कोटिंग, उस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा कोर मटेरियल है ना उसे हम रोटेटिंग पेन में रखेंगे। ठीक है, रोटेटिंग पेन में रखने के बाद क्या करेंगे, उसमें पॉलीमर स्प्रे करेंगे। ठीक है, आप नॉर्मल देखना ऐसे एक रोटेटिंग होता है लैब्स में आपकी, आई डोंट नो है या नहीं, थोड़ा सा फिगर इसका ऐसा ही है। इसमें आप अपने पार्टिकल्स डालोगे, या माइक्रो पार्टिकल्स है, या कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें डालोगे, ऊपर से क्या करोगे, आप पॉलीमर स्प्रे कर दोगे, पैन रोटेट होता रहेगा। पैन रोटेट होते होते ही जो पार्टिकल्स हैं उस पर कोट हो जाएगा, या कोटिंग हो जाएगी किसकी, पॉलीमर के लेयर की।
ठीक है, ऐसा प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस। इसको आप इमेजिन करो, आपका एक रोटेटिंग पैन है, उसमें आपने पार्टिकल्स डाले, उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हो आप। स्प्रे किसका कर रहे हो? पॉलीमर का। तो हमारा जो रोटेशन के टाइम पे कोटिंग भी हो गई, और किसकी? पॉलीमर से कर रहे थे तो पॉलीमर की ही कोटिंग होगी। एडवांटेज ये है, हम इसको वाइडली यूज़ कर सकते हैं, जैसे फूड है या कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कोटिंग प्रोसेस देखते हैं ना, मास्किंग टेस्टिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे इसका एडवांटेज है पैन कोटिंग का। लिमिटेशन वही है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, और अगर बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं तो टाइनी पार्टिकल्स में आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हो, सूटेबल नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का अपना एक प्रॉपर एडवांटेज भी है, वहीं उसके साथ लिमिटेशन भी आ जाती है कि इतना छोटा पार्टिकल है, उसको कैसे करोगे? वो मूव भी करेगा बट स्टिल आप उसको कोट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फूड कन्फेक्शनरी में देखा जाए उस इंडस्ट्री में तो सूटेबल है पैन कोटिंग, वरना और नहीं है। फिर है हमारा लाइपोसोम एनकैप्सुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्रग को हम ट्रैप कर देंगे लिपिड वेसिकल्स में। हमारे जो वेसिकल्स बने होंगे या लाइपोसोम्स होंगे, आप एक याद रखो, एक लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को अंदर एनक्लोज कर देंगे, ट्रैप कर देंगे। जैसे ऐसे, ये किससे बनी हुई है? हमारी लिपिड से। बस इतना सा डिफरेंस है लाइपोसोम्स में। लाइपोसोम्स होते हैं, पार्टिकल्स वही हैं, ड्रग पार्टिकल्स हमारे अंदर, लेकिन जो लेयर है वो हमारी लिपिड की है, लिपिड बाई लेयर बोल सकते हो। जैसे कोई भी हमारी दोनों ड्रग्स आ सकती हैं, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी, बस हम उसको लिपिड लेयर में कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज ये है, जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो अनस्टेबल हो जाती हैं हमारे जीआई कंडीशंस में। कभी कभी जीआई फ्लूइड का जो कंडीशंस हैं, एसिड है, उसमें वो थोड़ा सा अनस्टेबल रहती हैं, सही से रह नहीं पाती हैं, इफेक्ट नहीं शो कर पाती हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि उस ड्रग के लिए इफ़ेक्टिव है कि हम लाइपोसोम एनकैप्सुलेशन करें। और जो हमारा लाइपोसोम है ना, फंक्शनलाइज्ड है किसके लिए? टारगेट डिलीवरी सिस्टम के लिए। अगर आपको एनकैप्सुलेशन पूछा जाए तो आप कैसे रिप्लाई कर सकते हो कि हम लाइपोसोम्स को, पर्टिकुलर लाइपोसोम्स एनकैप्सुलेशन को हम टारगेट डिलीवरी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। देखो, लिमिटेशन इसकी ये, इसका एक तो शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। ठीक है, और लाइपोसोम ना थोड़े अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल भी है और शॉर्ट लाइफ भी है इसकी। इसका बस इतना सा लिमिटेशन है, वरना सब कुछ अच्छा है। ठीक है, सॉल्वेंट इवापोरेशन, हमारा जो ड्रग है या पॉलीमर है वो एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि इमल्सिफाइड किया जाता है उसको एक्वस फेज में। ठीक है, इमल्सिफाई कर देंगे उसको एक्वस फेज में, जिससे क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट जो था वो इवापोरेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? माइक्रो कैप्सूल्स बन जाएंगे। देखो, एक हमारा कोई भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वहाँ पे हमने ड्रग डाला, इसमें बीकर में या कोई भी एक पर्टिकुलर वो ले लो एपरेटस, वहाँ पे आपने डाला, वहाँ पे अपना पॉलीमर भी डिसॉल्व कराया। डिसॉल्व कराने के बाद उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम इवापोरेट करा देंगे। जो सॉल्वेंट था हमारा वो इवापोरेट हो गया, तो क्या होगा, जो इमल्सिफाइड था वो इमल्सिफाइड किस में आ जाएगा? एक्वस फेज में। और जैसे ही सॉल्वेंट इवापोरेट होगा तो वहाँ पे माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है सॉल्वेंट इवापोरेशन में। आप ये याद रखो, सॉल्वेंट इवापोरेट होके माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं। हम ड्रग पॉलीमर को एक साथ डिसॉल्व करके एक साथ डालेंगे, इमल्सिफाइड फॉर्म में वो एक्वस फेज में चला जाएगा। एक्वस फेज से क्या होगा, सॉल्वेंट वहाँ इवापोरेट होगा और माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म हो जाएंगे। एडवांटेज क्या है, ये बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, वेरियस ड्रग्स और पॉलीमर के लिए सूटेबल है, बहुत ईजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ड्रग्स आती हैं वहाँ पे। लिमिटेशन ये है कि चांसेस हैं इम्प्योरिटी के, जो रेजिडुअल सॉल्वेंट है वो रह जाता है, चांसेस है वो सॉल्वेंट रह जाएगा, प्रॉपरली इवापोरेट नहीं होगा, और वो क्या प्रॉब्लम करेगा, हमारे इंटरनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो ये हमारे सॉल्वेंट रेजिडुअल हुआ। सॉल्वेंट रेजिडुअल से हमारी एक, हम इससे ये कर सकते हैं कि इम्प्योर है, इम्प्योरिटी की तरह रह गया है वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर इंटरनली आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम लोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। अब हमारा पॉलीमर और पॉलीमर इनकम्पैटिबिलिटी आ गई। आपने सोचो, दो पॉलीमर इनकम्पैटिबल साथ में यूज़ कर लिए। ठीक है, चलो आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आपने इतना रिसर्च नहीं किया उस पर कि ये पॉलीमर साथ में कंपैटिबल हैं या नहीं, वो साथ में यूज़ कर ली। फिर क्या करोगे, जो ड्रग है वो डिज़ोल्व हो गई, या एक पॉलीमर में तो डिस्पर्स हो गई और एक में नहीं हुई, एक में एमल्सिफाइड हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, जो माइक्रो कैप्सूल फॉर्म होगा उसमें जो सॉल्वेंट है उसमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे एक ड्रग है, सोचो ये डी है हमारा, हमारे दो सॉल्वेंट है, एक में तो डिसॉल्व हो गई। ठीक है, जो हमारी ड्रग थी एक में डिसॉल्व हो गई और एक में वो इमल्सिफाइड फॉर्म में रह गई है।
तो चांसेस ये होते हैं कि जो हमारे ड्रग है, जो माइक्रो कैप्सूल बनेगा, वो एक सॉल्वेंट बनाएगा, जो हमारे सॉल्वेंट की तरह बनेगा, उसको हमें फिर रिमूव करना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें ये भी चेक करना चाहिए पॉलीमर और पॉलीमर की इनकम्पैटिबिलिटी है या नहीं। इसका एडवांटेज ये है कि जब भी कोई ड्रग इनकम्पैटिबल है किसी दूसरे पॉलीमर के साथ, तब तो ये ठीक है, वरना इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज़ नहीं है हमारे पॉलीमर और पॉलीमर इनकम्पैटिबिलिटी का, क्योंकि हमें माइक्रो कैप्सूल जो फॉर्म करेंगे सॉल्वेंट में एज द सॉल्वेंट, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको केयरफुली सिलेक्शन करना पड़ता है इनकम्पैटिबल सॉल्यूशन पॉलीमर्स का, कि वो पॉलीमर्स ऐसा है कि इनकम्पैटिबल है या नहीं, वो आप खुद चेक करोगे। फिर है हमारा आयनिक जेलेटिन और कॉम्प्लेक्स कोएजर्वेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे जो आयनिक क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं और उसका इंट्रैक्शन होता है पॉलीमर के साथ। पॉलीमर और आयनिक क्रॉस लिंकिंग एजेंट का इंट्रैक्शन होगा, जैसे कि ऑफन मोस्टली अगर देखा जाए, जैसे बायोपॉलीमर्स हैं लाइक चिटोसन है, उसको देख सकते हो। ठीक है, वहाँ आयनिक जेलेशन फॉर्म होगा या कॉम्प्लेक्स कोएजर्वेशन हो सकता है। कुछ माइल्ड कंडीशंस हैं जहाँ पे जैसे हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशन वही है, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी स्टेबिलिटी है या नहीं। अनस्टेबल फॉर्म में भी रह जाते हैं, चांसेस हैं कि वो अनस्टेबल हो। ठीक है, तो वो ज़रा चेक करना पड़ता है। अब इमल्शन टेक्निक है, इमल्शन में हमने ऑयल इन वाटर पढ़ा था और वाटर इन ऑयल पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, जब ये दोनों होगा एक इमल्शन बनेगा। इमल्शन में क्या होगा, जहाँ पे हमारी ड्रग है एक फेज़ में, पॉलीमर हमारा दूसरे फेज़ में होगा, तो साथ में जब ये दोनों आएंगे एक इमल्शन बनाएंगे। फिर क्या होगा, जो पॉलीमर सॉल्वेंट बनेगा उसको हम रिमूव करेंगे। पॉलीमर सॉल्वेंट को रिमूव करके क्या होगा, फिर पॉलीमर को प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है, पॉलीमर प्रेसिपिटेट होगा किसके सराउंडिंग्स में, ड्रग ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स के आसपास पॉलीमर जो है हमारा प्रेसिपिटेट होगा। एक तरीके से ये सोचो कि वो ना हमारा पॉलीमर हमारे ड्रग ड्रॉपलेट्स को या पार्टिकल्स को एनकैप्सुलेट कर रहा है या उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारा एक दो फेज़ है, सोचो, एक हमारी ड्रग फेज़ है और एक है हमारी पॉलीमर फेज़। एक कंटिन्यूस फेज़ है और एक डिस्पर्स्ड फेज़ है, जो भी मान के चलो दोनों के बेसिस पे। फिर हमारा जो पॉलीमर सॉल्वेंट रह जाएगा हम उसको हटा देंगे। फिर क्या करेगा, हमारा पॉलीमर जो है ना वो एक प्रेसिपिटेट बनाना शुरू करेगा ड्रग पार्टिकल्स के सराउंड्स में, उसके आसपास बनाएगा, तब जाकर ये हमारा इमल्शन टेक्निक काम करता है। देखो ये वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल के साथ आप इसको हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में भी यूज़ कर सकते हो और हाइड्रोफोबिक ड्रग्स में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ इसका एडवांटेज आ जाता है हमारा। देखो किसी भी स्टेबल इमल्शन को अचीव करना थोड़ा बाहरी हो सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। चांसेस हैं कि कभी हो भी सकता है नहीं, आप स्टेबल इमल्शन पा भी सकते हो या आपको मिल भी सकता है नहीं। ठीक है, ये सब हमारी टेक्निक्स थी जो हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन मेथड में, माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। अब माइक्रो इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्या है, हम एप्लीकेशन क्या है, कहाँ अप्लाई करोगे आप इसको। एक तो हमारा जैसे ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, आपको सस्टेन रिलीज देना है किसी टैबलेट का या प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन देखना है, तो आप उसको ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के टाइम पर देख सकते हो। ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम अपने टेस्ट मास फॉर्मुलेशन भी बना सकते हैं, जिससे कि पैलेटेबिलिटी अच्छी हो पाए, इम्प्रूव हो पाए। वहीं हमारी इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस आती हैं। इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस ईजीली इनकाउंटर होता है कि आप उनको यूज़ कर सकते हो एज इन। इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस में हम देखते हैं कि जैसे कभी भी हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन्स हम यूज़ करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म रिलीज़ देखना है। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिलीज़ देखना है, वहाँ पे आप इस लाइक माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे वैक्सीन इनकैप्सुलेशंस होती हैं जो हमें एंटीजन्स के लाइक एंटीजन से प्रोटेक्ट करती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप यूज़ कर लोगे बट वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लें या कुछ भी एंटीजन्स हो, तो उसमें भी थोड़ा हेल्पफुल होता है हमारा, और वहीं पे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ये। साथ ही साथ ना वैक्सीन एनकैप्सुलेशन के टाइम पे इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होती है। फिर आते हैं हमारे ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस से आप समझ सकते हो कि एक हमारा कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम है जो सिस्टमैटिक इफेक्ट देता है। आप जैसे बैक पेन हो, बैक पेन में ट्रांसडर्मल पैचेस अटैच करो बैक पे, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपके सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में या सिस्टमैटिक इफेक्ट शो करेगा। आपका जो ड्रग है वो डायरेक्टली वहाँ से रिलीज आउट कर देगा आपकी स्किन के थ्रू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन है। टॉपिकल एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारा टारगेट डिलीवरी होता है कि जो हमें स्किन पे ट्रांसफ़र करना है। टॉपिकल से याद रखो, हमारा डायरेक्टली जो टारगेट क्या है, हमारा जो टारगेट है वो है स्किन।
तो उसका जो टॉपिकल एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट हमारा स्किन पे रिलीज आउट होना चाहिए। ये एक लोकलाइज ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे हमारे इनहेलेबल सिस्टम है, इनेबल सिस्टम में आप इनहेल से याद रखो कि जैसे हमारा पल्मोनरी डिलीवरी सिस्टम है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हमें डायरेक्ट लंग्स में पहुंचाना है या रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाना है, तो वहाँ पे हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लांटेबल डिवाइस हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रिलीज देना है, जैसे मंथली बेसिस पे, ओवर अ मंथ, ओवर अ ईयर आपको देना ही देना है, तो वहाँ माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूज़ कर सकते हो। जीन एंड वैक्सीन में हमें जब भी कभी कोई जेनेटिक मटेरियल इनकैप्सुलेट करना है या कोई एंटीजन करना है किसी टारगेट डिलीवरी के लिए, तब हम यूज़ करेंगे कि पर्टिकुलर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन के थ्रू डायरेक्ट टारगेट साइट पर पहुंचा दिया। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। वहाँ हमारा फूड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जैसे हमारे कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एनकैप्सुलेशन करेंगे। उनको एनकैप्सुलेट करने के बाद क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे हमारे सेंसिटिव वाइटामिन्स को, प्रोबायोटिक्स को, ठीक है। उनका प्रोटेक्शन देने का काम है। हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनकैप्सुलेट होगा और जो प्रोटेक्ट करेगा जो भी सेंसिटिव वाइटामिन्स हैं या प्रोबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट में।